बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे रिकर्सिव डेफिनेशंस एंड स्ट्रक्चरल इंडक्शन। बेसिकली रिकरियन है क्या? रिकरियन इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइन एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ इटसेल्फ। रिकरियन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं उसकी अपनी ही टर्म के अंदर। Recursion can be used to define a sequence based on an initial steps and then the next steps based on the previous one. तो आप एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है उसे डिफाइन कर रहे होते हैं जो बेस करता है किसी भी इनिशियल स्टेप पे, और ये रिकरियन के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो बेस करता है ऑन द प्रीवियस वन। वी कैन डिफाइन द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स as we did before as a function of n, like we have the formula। आपके पास एक प्रॉपर हमने फार्मूला लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखा था, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो समेशन है n i इज इक्वल टू 1 है। इनिशियल पॉइंट तो आपने दे दिया, तो इनिशियल स्टेप की बेस पे हमने एक पूरे का पूरा सीक्वेंस जो है उसे डिफाइन करना है, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो बेस करेगा ऑन द प्रीवियस वन। or the recursive way s0 is equal to 0 and sn plus 1 is equal to sn plus 1, कि जो भी sn की वैल्यू आएगी वो आपको 1 में ऐड करवानी पड़ेगी नेक्स्ट वैल्यू के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास। It is easy to define these recursive defined functions and we need two steps to be completed। दो तरह के steps जो हैं वो हमें required होते हैं। Step 1 क्या है? Define the value of function at 0 और the starting point। आपने अपने फंक्शन की जो वैल्यू है उसको डिफाइन करना है 0 पे, या उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे डिफाइन करना होता है। और स्टेप 2 क्या है? बेसिकली डिफाइन द रूल टू फाइंड द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस वैल्यू। आपने उस रूल को भी डिफाइन करना होता है जिसकी मदद से आप जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है कहाँ से स्टार्ट होगी, उसकी प्रीवियस वैल्यू जो है वो क्या होगी। दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज कॉल्ड रिकर्सिव और इंडक्टिव। और इस तरह की जो डेफिनेशन होती है उसे हम रिकर्सिव कहते हैं या इंडक्टिव कहते हैं बेसिकली। Let us consider the following recursive defined functions। बेसिक स्टेप है f0 इज इक्वल टू 5, जबकि रिकर्सिव स्टेप में f इंटू एन प्लस 1 है, 4f आ जाएगा, इंटू एन है प्लस 7 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? f इंटू 0 इज इक्वल टू 5 है, कॉमा f इंटू 1 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा बेसिकली, और f ऑफ 2 इज इक्वल टू 1115 आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर एक सीक्वेंस है रिकर्सिव डिफाइंड फंक्शंस का। फिबोनाची सीरीज है। द फिबोनाची सीरीज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शन। ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है इसकी। इन द प्रीवियस एग्जांपल वी ओनली डिफाइन वन इनिशियल कंडीशन x0। तो हमने सिर्फ एक ही इनिशियल कंडीशन को डिस्कस किया था लास्ट एग्जांपल के अंदर। But in the case of Fibonacci series, we will define the first and the second Fibonacci number and start the recursive part only from the third number। मिसाल के तौर पे बेसिक स्टेप में f0 इज इक्वल टू 0 है, 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, जबकि रिकर्सिव स्टेप्स के अंदर क्या आ जाएगा? fn इज इक्वल टू fn माइनस 2 प्लस fn माइनस 1 है। तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55। Using this definition, it is possible to prove many properties related to the Fibonacci series। और ये हमें गोल्डन रेशो के बारे में भी बड़ा यूजफुल रहता है। वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है उसके बाद। रिकर्सिवली डिफाइंड फंक्शंस आर व्हाट वी कॉल द वेल डिफाइंड। With this term we mean that every term of the function, for every positive integer, the result or value of the function is defined in an ambiguous way।
we can define the recursive definition of the previously defined recursive function in the following statement. Initial value of the recursive function s0 is equal to 5. Then the next term Sn plus 1 of the recursive function are found by the following relationship. Sn plus 1 is equal to 4Sn plus 7, in which n is a positive integer n, 0, 1, 2, 3 कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है. These two equations uniquely define Sn for every positive integer n. उसके बाद जी गोल्डन रेशियो है. ये आपके पास एक ऐसा कंसेप्ट है जो बहुत से पब्लिकेशंस के अंदर पहले भी डिस्कस हुआ है. A concept that has been discussed already in many publications is what is called the golden ratio or PHI. Basically PHI है क्या? PHI is an irrational number and can be written as 1.618 and the decimals will be growing infinitely. और डेसिमल जो है वो इन्फिनिटली ग्रो होते हैं इसके अंदर. वी कैन फाइंड द गोल्डन रेशियो इन मैनी डिज़ाइन, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर और नेचर. बहुत से डिज़ाइंस के अंदर, आर्किटेक्चर के अंदर इसको पाया जाता है. पीपल टेंड टू जनरलाइज द अपीयरेंसेस ऑफ द गोल्डन रेशियो बट दिस इज़ नॉट 100% ट्रू. द गोल्डन रेशियो कैन बी फाउंड व्हेन रिजॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजॉल्व कर रहे होते हैं तो आप वहाँ पे गोल्डन रेशियो को आपको हासिल होती है. बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है. और जब आप इसको वैल्यूएट करते हैं तो आपको रूट्स के साथ डील करना पड़ता है बाज़ दफ़ा, जो आपके ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में आते हैं विद द रूट x1 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2. जब आप इसको वैल्यूएट करेंगे इज इक्वल टू 0.618 एंड x2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 1.618. तो ये बेसिकली हमारे पास एक दो टेबल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो n की शो करते हैं. ये आप लोगों की असाइनमेंट है, यहाँ पे आपने इसको देखना है. और यहीं पे ये सारी चीज़ें जो हैं लास्ट स्लाइड से ही हैं, मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर ये चीज़ें बता दी हैं. फिर भी अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास जी द यूक्लिडियन एल्गोरिथम एंड द लेम्स थ्योरम है. An important thing to prove is that the number of operations to complete an algorithm. बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी एल्गोरिथम को बनाते वक्त. The number of operations determine the duration of the algorithm and we want to know big O n कि जो आपके नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं कितने वो काम करेगा, वो उसकी ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. With length theorem we can prove that the number of operations to find the greatest common divisor of two positive integers a and b is big O log of b. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. Consider two positive integers a and b with a greater than equal to b, then the number of divisions used by the Euclidean algorithm to find the GCD AB is less than or equal to 5 times the number of decimal digits in B. हमने चैप्टर 4 के अंदर इसको बड़ा डिटेल के अंदर देखा कि यूक्लिडियन एल्गोरिथम आपके पास एक ऐसा एल्गोरिथम है जिसकी मदद से GCD जो है आप फाइंड कर सकते हैं. तो इस थ्योरम के अंदर भी जो है बात यही है कि आपके पास सपोज दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, जबकि a जो है b से बड़ा है या उसकी इक्वल है. तो जो नंबर जो है डिवीजन के यूक्लिडियन एल्गोरिथम यूज करेगा उनका जीसीडी फाइंड करने के लिए वो कम होंगे या 5 गुना होंगे टू द 5 टाइम द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द बी, के बी के अंदर जितने भी डेसिमल डिजिट्स आ रहे हैं
इज लेस देन और इक्वल टू 5 टाइम्स, उससे कम होंगे या उसके 5 गुना होंगे, जितने भी नंबर उसके डेसिमल के अंदर जितने डिजिट डेसिमल डिजिट्स उसके उस नंबर में बी में आ रहे हैं। इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं, फिर आपको चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले इसका प्रूफ है, इन ऑर्डर टू फाइंड द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स वी सेट अप सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म ए इज इक्वल टू टी नॉट है इज इक्वल टू सॉरी और नॉट है इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर टू है इज इक्वल टू आर वन क्यू वन प्लस आर टू। मतलब ये जब हम इनको वैल्यूज़ को सेट करेंगे तो यहाँ पे आर वन किसके इक्वल हो जाएगा, आर टू क्यू टू के प्लस आर थ्री के, और इसी तरह आर टू जो है वो अपने से नेक्स्ट वाले में, आर वन जो है वो अपने से नेक्स्ट वाले में था आर टू क्यू टू प्लस आर थ्री, इसी तरह आर टू जो है आर थ्री क्यू थ्री प्लस आर फोर हो जाएगा। तो बेसिकली वी यूज एन डिवीजन्स टू फाइंड द जीसीडी ए कॉमा बी इज इक्वल टू आर एन। एन के लिए हमारे पास जो है वो द क्वोशंट Q1 Q2 रिमाइंडर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे Q क्वोशंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने इसको बड़ा डिटेल के अंदर लास्ट लेक्चर्स के अंदर देखा हुआ है, मैं इसलिए इस पे बात नहीं यहाँ पे कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेप 2 जो है, आर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू F2, और आर जो है n-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 F2 इज इक्वल टू F3। तो ये कंप्लीट सीरीज आपके पास बनेगी, और ये यहाँ पे स्टेप नंबर 3 है, यही सारी वैल्यूज है इसके अंदर। उसके बाद प्रिंसिपल्स क्या है रिकर्सिवली डिफाइंड सेट्स के। एज विद रिकर्सिव फंक्शन, रिकर्सिव सेट्स एंड स्ट्रक्चर विल बी डिफाइंड इन 2 स्टेप्स, बेसिस स्टेप एंड द रिकर्सिव स्टेप। बेसिस स्टेप में क्या आएगा, इनिशियल कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट विल बी स्पेसिफाइड, जबकि इनिशियल कलेक्शन एलिमेंट्स की उन्हें स्पेसिफाई किया जाएगा, जबकि रिकर्सिव स्टेप्स के अंदर रूल्स टू फॉर्म न्यू एलिमेंट बेस्ड ऑन दोज ऑलरेडी नो विल बी डिस्क्राइब्ड। एक्सक्लूजन रूल है may be included to specify that only these elements as defined in the basis step and those created with the recursive steps are included। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि 2 तरह के ही इसके स्टेप्स हैं इसके अंदर, एक बेसिस स्टेप है, एक रिकर्सिव स्टेप है। बेसिस स्टेप के अंदर आप तमाम की तमाम जो इनिशियल कलेक्शन है उसको स्पेसिफाई करते हैं, जबकि जो रिकर्सिव स्टेप है उसके अंदर रूल्स जो है स्पेसिफाई किए जाते हैं। Trees are very important in the computer sciences, and we will discuss how it is possible to construct a tree using the basis and the recursive step। सबसे पहले ट्री को हम डिफाइन करेंगे। ट्रीज आर द स्ट्रक्चर दैट कंस्ट्रक्ट बेस्ड ऑन द वर्सेस एंड द एजेस। ट्री आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे वर्सेस और एज की बेस पे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। वर्सेस आर इंटरसेक्शन पॉइंट एंड एजेस कनेक्ट द वर्सेस। वर्सेस क्या है, बेसिकली उनके इंटरसेक्शन पॉइंट हैं जहाँ पे वो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे, जबकि एजेस वो लाइंस हैं जो उन वर्सेस को कनेक्ट करवाती हैं। द रिजल्ट इज अ ट्री लाइक अ स्ट्रक्चर टिपिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट वर्टेक्स। तो उसके रिजल्ट में आपके पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा, और जिसकी जो बेसिकली स्टार्ट होगा रूट वर्टेक्स से। द जनरल टाइप ऑफ द ट्री इज द रूटेड ट्री स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट वर्टेक्स। ट्री की जो सबसे जनरल टाइप है वो रूटेड ट्री है, जो रूट वर्टेक्स से स्टार्ट होता है, एंड इज रिकर्सिवली एक्सटेंडेड यूजिंग द रिकर्सिव स्टेप। बाइनरी एंड एक्सटेंडिंग बाइनरी ट्रीज आर द रूटेड ट्रीज वेयर द रिकर्सिव स्टेप्स ओनली एड 2 एजेस टू द वर्सेस। बाइनरी और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्रीज जो हैं वो रूटेड ट्रीज हैं, जबकि रिकर्सिव स्टेप्स में जो आप के सिर्फ और सिर्फ 2 एजेस को ही वर्सेस में ऐड किया जाता है। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द रूटेड ट्री है, अ रूटेड ट्री इज अ सेट ऑफ वर्सेस कंटेनिंग अ डिस्टिंग्विश्ड वर्टेक्स विच इज द रूट। जिसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रूटिंग ट्री एंड द एजेस कंटेनिंग द वर्सेस। बेसिस स्टेप अगर देखेंगे, सिंगल वर्टेक्स आर इज द रूटेड ट्री। इसके अंदर सिर्फ आपका जो सिंगल
वर्टेक्स आर है वो रूटेड ट्री है. Recursive steps supposed that the T1, T2 up to Tn are disjoint rooted tree with the roots R1, R2 and Rn. Then the graph formed by the starting with the root R which is not in one of the rooted trees T1, T2 up to Tn and ending and edges from R1 to each of the vertices R1, R2 up to Rn is also a rooted tree. तो कहते हैं आप अज्यूम करें कि आपके पास एक सीरीज है ट्रीज की T1 टू T2 टू Tn जिनके जो रूट्स हैं वो R1, R2 टू Rn हैं. तो जो ग्राफ बनेगा बेसिकली स्टार्टिंग विद द रूट R वो जो है इज नॉट इन वन ऑफ द रूटेड T1, T2 एंड T अप टू Tn. तो R1, R2 जो Rn इज आल्सो अ रूटेड ट्री. उसके बाद बाइनरी, फुल बाइनरी एंड एक्सटेंडिंग बाइनरी ट्रीज हैं. Binary trees are special cases of rooted tree. Normal rooted tree can be extended by adding any number of vertices to the original tree and have an unlimited number of edges. This results in possible creation of an infinite number of rooted trees at each step. But in case of binary rooted tree, in each recursive step, two binary trees are combined to form a new tree. बेसिकली बाइनरी कहते ही टू को हैं. तो ये यहाँ पे फ़र्क आ गया कि जो आपके पास नॉर्मल ट्री है उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं टू एनी नंबर ऑफ वर्सेस एंड इट मे कंसिस्ट ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एजेस. उसके अंदर हो सकता है कि लार्ज नंबर ऑफ एजेस हों, लेकिन जो बाइनरी रूटेड ट्री होगा उसके हर एक रिकर्सिव स्टेप के अंदर दो बाइनरी ट्रीज होंगे जो आपस में कंबाइन होंगे, एक नया ट्री बनाएंगे. One will be allocated to the left subtree and one will be allocated to the right subtree. एक जो है वो लेफ्ट वाले सब ट्री को allocate होगा और दूसरा राइट वाले सब ट्री को. We have two types, extended binary tree and the full binary tree. दो तरह की हमारे पास binary trees की टाइप्स हैं. एक आपकी extended binary tree है, एक full binary tree है. अब in case of extended binary tree, the left or a right subtree can be empty, which is not possible in the full binary tree. एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में और फुल बाइनरी ट्री में क्या फ़र्क है? एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में लेफ्ट और राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी. अब लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री में एम्प्टी हो सकते हैं. उन दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, या लेफ्ट वाला हो सकता है या राइट वाला हो सकता है. जबकि फुल बाइनरी ट्री में ऐसा नहीं हो सकता जी. फुल बाइनरी ट्री में दोनों आपके आएंगे, राइट सब ट्री भी आएगा और लेफ्ट सब ट्री भी आएगा. रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज हैं, ये हमने अभी इसको देखा डिटेल के अंदर. ये बेसिकली यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं. बिल्डिंग एंड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री, और ये आपका फुल बाइनरी ट्री है. यही वो सारी की सारी चीज़ें हैं. मैंने एग्जांपल्स आप लोगों के लिए रखी थी. अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री है और इसमें पॉसिबिलिटी है कि लेफ्ट साइड पे भी सब ट्री है वो हो सकता है एम्प्टी, राइट साइड पे भी जो सब ट्री है वो एम्प्टी हो सकता है. जबकि जो आपका फुल बाइनरी ट्री है उसके अंदर बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट नहीं है. वहाँ पे राइट सब ट्री भी होना चाहिए और लेफ्ट सब ट्री भी होना चाहिए. तो यही आज का हमारा लेक्चर था, यही हमारी सारी आज की डिस्कशन थी. यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं. अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़.